बातें करेंगे। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि अभी ये सब सिलेबस चेंज होना है, नया रिवाइज अभी सिलेबस हमको मिलना है, न्यू रिवाइज सिलेबस भी अभी मिलेगा सीबीएसई के। ठीक है, तब तक हम लोग ओल्ड वाले जो भी सिलेबस है उसकी हम लोग पढ़ाई लिखाई उसकी ही बातें करेंगे, क्योंकि नया सिलेबस आएगा तो हो सकता है कुछ और ऐड ऑन करे या कुछ हटाए, बट ओवरऑल चीजें वही रह जाती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजेस करके। एक तो ये है, दूसरी चीज ये भी जानना है कि जो नए सिलेबस और नए एग्जाम के जो पैटर्न्स बार बार अभी जो बदल रहे हैं सीबीएसई, ठीक है, इसकी भी एक अपनी हमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई जब पैटर्न्स को बदल रहा होता है तो उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे अब चेंज कर रहा है। जैसे पिछले दो तीन साल पीछे की यदि हम लोग बात करें और अभी के पेपर के पैटर्न्स की बात करें, तो बुक के और डीटो क्वेश्चंस पूछना अब धीरे धीरे बंद कर रहा है। कर क्या रहा है, उसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको कंसेप्ट पता है, उसकी बैकग्राउंड चीजें पता है, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछेगा उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग, एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल चीजों को ऐड ऑन कर रहा है बार बार। एक नया चीजें सीबीएसई इसको एज ए प्रैक्टिकल वे में अप्लाई भी कर रहा है, और अभी इस बार इसी की वजह से 2 बार एग्जाम करने के भी मूड में है कि इस बार एग्जाम के जो नए पैटर्न्स होगा उसको 2 बार एग्जाम कराएगा। ठीक है, उन दोनों का शेड्यूल, ये बाकी चीजें सब तो हमने जब उसमें डिस्कशन किए थे तो हम लोग बातें किए थे। ठीक है, ये सब जैसे जैसे अपडेट होते जाएंगे उसकी हम जानकारियां देते चलेंगे। अभी के लिए हम लोग शुरू करते हैं कि कुछ बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स की बातें हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला चीज है, बहुत सारी सिंबॉलिक चीजों से हमें जब अगली क्लास में हम लोग मूव करेंगे, 9th में तो ये सब थोड़ा सा कम था, लेकिन 10th क्लास में हम लोग जाएंगे तो बहुत सारे सिंबॉलिक मैथमेटिकल वर्ड से और सिंबल से हमें बहुत सारी चीजों की इंट्रोडक्शन मिलेगी हमें। ठीक है, जैसे बेसिक कुछ पॉइंट्स है, जैसे इक्वल टू का साइन, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, यानी दो वैल्यू जब इक्वल नहीं होगा उसको नॉट इक्वल टू, जब इक्वल है तो इक्वल टू। ये तो नॉर्मल सी बात है। x इक्वल टू एक 2 हम बोल रहे हैं, और दूसरा हमने बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू 2, तो दोनों का मीनिंग तो हमें क्लियर है कि 2 के अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, और इसका मीनिंग है कि केवल 2 ले सकते हैं। ये बातें क्लियर हो रही है। नॉट इक्वल टू 2 कहने का सिंपल मीनिंग ये जानना है कि 2 नहीं लेना है, तो लेना क्या है, तो अदर देन 2 कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, जैसे -1, 0, 1, देन सीधे एक बार 3, 4, 5। ठीक है, या डेसिमल वैल्यू ले लें, फ्रैक्शनल वैल्यू लें, बस इक्वल टू 2 के अलावे कुछ भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग हमें मेनली समझना है कि नॉट इक्वल टू 2 कहने का मीनिंग क्या हुआ। तो सिंपल सा मीनिंग ये जानना है कि ये वैल्यू हमें नहीं लेना है, इक्वल टू 2 नहीं लेना है। ये हमें जब क्लास 10th में जाएंगे, एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें इन सभी कीवर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा और इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, इसको जरूर हमें ध्यान में रखना है। दूसरा ये प्लस माइनस, ये जो डी पॉइंट है, प्लस और माइनस, लेट्स मान लेते हैं कि 2 कहीं लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये समझना है कि +2 भी है एंड -2 भी है, दोनों ही वैल्यू हमें एक साथ लेकर के चलना है। प्लस वाला भी 2 और माइनस वाला भी, जब दोनों वैल्यू को लेना होगा हमें, ठीक है, या दोनों को हम 2 बार ना लिख करके उसको एक साथ कंबाइन करके शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं, तो दोनों वर्ड्स को हमें कहीं ना कहीं मेंशन करना होगा। तो प्लस माइनस का मीनिंग ये है कि +2 भी लेना है, -2 भी लेना है। ठीक है, इसका भी मीनिंग हमें जरूर कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। nth रूट का मीनिंग क्या होगा, जैसे जो ई वाला सेक्शन है, nth रूट, nth रूट कहने का मीनिंग n रूट ऑफ a, या कुछ भी वैल्यू, लेट्स हमने यहाँ लिख दिया 5, और यहाँ n की जगह हमने कुछ भी वैल्यू लिख दिया कि लेट्स 4 या 3, कुछ भी ऐसे लिख देते हैं कि 4th रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ये एक रूट के अंदर में ये 4 को लिखना, और दूसरा चीज ये होगा कि 4 रूट ऑफ 5, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, इसको पक्का दिमाग में रखना है। इसे इसमें क्या हुआ कि ये 5 का जो पावर होगा, ये जो 4th रूट है तो पावर 1/4 बन जाएगा, लेकिन इसमें जो ये 4 है ये मल्टीप्लाई में है, और 5 का पावर यहाँ रूट के अंदर में कुछ भी नहीं, तो ये स्क्वायर रूट होता है, यानी कि मीनिंग इसका कि 1/2 हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन में हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि 10th क्लास की एक चीज पक्का दिमाग में रखना है कि हमें कंसेप्ट में और उसकी मेथड्स में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। समस्याएं हमें सबसे ज्यादा अगर 10th क्लास में कहीं होगा तो उसके एप्लीकेशन में होगा, कि हमें कंसेप्ट सब पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये चीजें लगेगी, इसको हम यूज कर लेंगे, लेकिन जब उसका हम ऑपरेशन उसका करना शुरू करेंगे, उसको स्टेप बाय सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो बीच में यही छोटी 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 कैलकुलेशन, उसका मीनिंग, उसकी जो भी डिटेल्स बातें हैं, उस समस्याएं करना शुरू करेगा हमको।
इसलिए प्लानिंग हुआ कि पहले हम लोग बेसिक चीज़ों की बात कर लें। जब बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो थोड़ा-सा अपनी रफ्तार जो होगी, जब रेगुलर क्लासेस में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, तो थोड़ा तेज़ी से भी पढ़ सकते हैं। अगला चीज़ जो है समेशन या सम ऑफ ऑल। इसका भी मीनिंग हमें एक चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका हम मीनिंग थोड़ा-सा बता देते हैं कि ये जो एम की तरह इस तरीके से जो एम लिखा हुआ है, इसको जो उल्टा ऑर्डर में इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये, सॉरी हम क्या बना दिए? ये, इसका मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल। ठीक है? जिसे मान लेते हैं कि 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कोई एक नंबर लिखा हुआ है और इन सबको ऐड करना है। ठीक है? तो अब यहाँ लिख देंगे कि ऐड, यहाँ लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, देन इसको जाकर के ऐड करेंगे, या सिंपल भाषा में लिख देंगे कि सम करना है और इस तरीके से ब्रैकेट में इसको लिख दिया 2, 3, 4, 5। तो इसका मीनिंग ये यही बताएगा कि इन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है? तो मैथ क्या है कि थोड़ा-सा एक शॉर्टकट, एक अपना लैंग्वेज है जिसमें ईज़ी वे में हर चीज़ को लिखना, प्रेज़ेंट करना। और मैथमेटिकल भाषा के सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूज़ होता है तो कंप्यूटर में है। कहाँ पर? एक्सेल शीट में। यदि याद होगा कि कभी बहुत सारे डेटा को ऐड करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, तो एक्सेल शीट जो है वो टोटली ये समझ के रखना है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। ठीक है? और जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सेल शीट का यूज़ कर ही लेते हैं। कुछ डेटा फिल अप करना हो या कभी लैब में कुछ प्रैक्टिकल करना हो, ये सब चीज़ें, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नहीं भी कर रहे हैं तो आगे की समझिए कि लाइफ मैक्सिमम वर्क जो है एक्सेल पर ही कहीं न कहीं हमें मूव होना है। तो उसके लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड हमें जानना ज़रूरी है। छोटे-छोटे उसके सिंबॉलिक मीनिंग को समझना ज़रूरी है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, ये भी एक छोटी-सी चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा कि मल्टीप्लाई के बहुत सारे अलग-अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है? इसमें कि एक एक्स की तरह इस तरीके से लिखा हुआ है, एक डॉट है और इस तरीके से स्टार भी कहीं है। तो ये समस्याएँ हम लोगों को कहाँ होता है, जब कभी पेपर हमें बना करके मिलता है। ठीक है? तो वो हम क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि कब वहाँ एक्स लिखा है, कब मल्टीप्लाई लिखा है। ठीक है? और ये डॉट है, डेसिमल है कि ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका भी मीनिंग हमें समझना है कि इतने टाइप के मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा जा सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहाँ क्या सिचुएशन है और कौन-सा लिखा होगा, ये तो चीज़ें हमें बिल्कुल समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है? इसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। अब आते हैं थोड़ी-सी आगे, और यदि हम लोग आ जाएँ, तो अगला और सबसे ज़रूरी चीज़ है ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल। ठीक है? एक ये है डिवाइड का साइन, डिवाइड का तो सिंपल है। ठीक है? एक चीज़ बैक स्लैश होता है, ठीक है? और एक ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो ये बैक स्लैश जो है ये डिवाइड का साइन है, जो फॉरवर्ड स्लैश होगा वो हमें और कोडिंग की भाषा में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इन दोनों को भी डिफरेंसेस ज़रूर कहीं न कहीं हमें ध्यान में रखना होगा कि 2/3 लिखा है तो 2 डिवाइडेड 3 इस तरीके से लिखा है। 2 और डिवाइडेड में इस तरीके का सिंबल कभी नहीं लिखेगा कि इधर से डिवाइड करके ऐसे कभी नहीं लिखेगा वो। ठीक है? कि 2 टाइप की स्लैश है, लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में भी कभी न कभी हम लोग यूज़ करते हैं। अगला जो है सबसे ज़रूरी, हमें ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल का यूज़ करना। ठीक है? अब इसके बारे में सिंपल हमें ये जानना है कि 2 जो है लेस देन है 3, सही लिखा हुआ है। इसको लिख सकते हैं कि 2 लेस देन 3, यही सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इसी का मीनिंग हम लोग यहाँ समझ भी रहे हैं, दिख भी रहा है। ठीक है? 2 लेस देन 3 है। लेकिन समस्याएँ मेनली आना कहाँ से शुरू होता है? लेट्स ऐसे लिखा है कि -2 और -3। अब इन दोनों में कहा जाए कि दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? ठीक है? तो -2 जो है, माइनस कहने का मीनिंग क्या है? कि ड्यू, या मेरे पास उधार है। जैसे हम एक शॉपकीपर के पास गए 2 लोग, और एक बता रहा है कि आपका ₹2 उधार है और एक बोल रहा है कि आपका ₹3 उधार है। तो जो शॉपकीपर है वहाँ पर, वो किसको ज़्यादा प्रेफ़र करेगा देने के लिए? क्योंकि ₹2 उधार है तो हो सकता है कि उससे लेना आसान है, लेकिन ₹3 जो पहले ही ड्यूज़ में है, उसको और कुछ देना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस समय 2 जो है माइनस वाला वो बड़ा हो जाएगा एज़ कंपेयर टू 3 वाले से, क्योंकि ₹3 जो इसके पास ज़्यादा उधार है, वो ज़्यादा ड्यूज़ में है, ₹2 वाला कम ड्यूज़ में है। आ रही है बातें समझ में? तो लेस देन और ग्रेटर देन, इसका मीनिंग भी हमें समझना है। सिंपल भाषा में लेस देन और ग्रेटर देन साइन बनाने का एक सिंपल तरीका याद रखना है कि जो बड़ा नंबर होगा, उसकी तरफ इसके माउथ को ओपन कर देना है। ऐसे ये इधर के साइन है, तो यहाँ पर यदि हम लोग 5 लिख दें और इधर 3 लिखें तो ये सही है। लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 5 लिख दें और माउथ इधर की तरफ ओपन कर दें तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि
5 बड़ा है तो इसका माउथ किधर ओपन होना चाहिए, 5 की तरफ। सिंपल भाषा में न्यूमेरिक जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप इसको एज ए न्यूमेरिक की तरह याद कर लीजिए, ठीक है। आते हैं उस पे हम अभी, ठीक है। ठीक, ये क्लियर है, आ रही है बातें समझ में? क्योंकि समस्याएं कहाँ होता है जब एक जैसा दो दो तीन तीन सिंबलिक सिमिलर जब आने लगते हैं तो कंफ्यूज हमेशा करता है कि कब इधर ओपन करना है, कब उधर ओपन करना है, ठीक है। और पेपर में जहां तक लिखने की बात है, प्रेजेंट करने की बात है, उसको डिस्क्राइब करने की बात है, तो इसके लिए सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि हमें उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस में या वर्ड में या जहां भी लिखा है उसका मीनिंग क्या है। अच्छा, इन सब का जो सबसे ज्यादा जरूरत होगा अभी जिसकी हम बातें कर रहे हैं, इसके बारे में सबसे ज्यादा हमें पढ़ाई लिखाई या इसके बारे में 10th क्लास में जो हमें यूज आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर मिलेगा हमको, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। जैसे एक सिंपल सी और एक बातें करते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है कि 3 बड़ा है 2 से, 3 ग्रेटर देन 2 है, इसमें कोई शक नहीं है किसी को कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। लेकिन यदि दोनों नंबर को हम रेसिप्रोकल कर दें, ये 3 के बदले हम यहाँ लेट्स 4 लिख देते हैं, थोड़ा और आसान होगा, ठीक है। दोनों को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करने का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों को उल्टा कर देना है। p बाई क्यू है तो q बाई p कर देंगे, यानी 4 का ये हो जाएगा 1/4 और 2 का ये हो जाएगा 1/2। अब कोई भी दिया हुआ नंबर उसको रेसिप्रोकल यदि हम कर दें, अब कौन सा बड़ा रहेगा और कौन सा छोटा होगा, इसको एक बार हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा चेक करते हैं कि 1/4 इसका मीनिंग हो गया 0.25, एक 1/4 एक का चौथाई पार्ट। 1/2 का मीनिंग क्या है कि आधा यानी 0.5। अब इन दोनों में बड़ा कौन रह गया, 0.5, यानी ये इधर आ गया, जो बड़ा हुआ उसके तरफ माउथ ओपन करेंगे यानी इधर ओपन हो गया। आ रही है बातें समझ में कि जो दो नंबर दिया हुआ था 4 और 2, यदि जैसे ही उसको हमने रेसिप्रोकल किया, ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा, इस पर क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से रिलेट करेंगे और उसकी जानकारी रखेंगे, जब आगे हम लोग इसकी क्लासेस में चर्चाएं करेंगे तो ये बार बार हम इसकी चर्चाएं करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि अभी x बड़ा है y से, ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो यदि दोनों को माइनस करने की बात करें कि आप दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो x में से y को माइनस करेंगे क्योंकि x बड़ा है और y छोटा है, जैसे 4 बड़ा है और 2 छोटा है, बोले कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 5, तो 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे या x में से y को माइनस करेंगे, इक्वल टू यहाँ जो भी समथिंग आ जाए, ठीक है। लेकिन अब बोल दिया कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इस तरीके से लिख दे कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके रेसिप्रोकल का यदि डिफरेंस पूछा जाए तो पहले हम दोनों का रेसिप्रोकल पर आते हैं कि x का उल्टा क्या होगा 1/x, y का उल्टा क्या होगा 1/y। आ रही है बातें समझ में? अभी इन चीजों को यदि हम लोग एज ए एग्जाम्पल की तरह समझें कि यहाँ हमने क्या समझा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल जो बना 1/x और 1/y, जो दोनों ये रेसिप्रोकल बना, अब इन दोनों में बड़ा कौन बन गया है, x बड़ा था y से। अब जैसे इन दोनों का रेसिप्रोकल की, इसका जो साइन है, सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटर देन और लेस देन का, वो तो उल्टा हो जाएगा, यानी ये साइन अभी इधर उल्टा हो जाएगा। तो अभी इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 1/y। अब डिफरेंसेस निकालना होगा यानी माइनस करना होगा यदि हमें, तो ये 1/y को पहले लिखेंगे और 1/x को बाद में लिखेंगे। यानी किस तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल का हमें बहुत ज्यादा मीनिंग जो समझना है, जो आगे क्लासेस में हम लोग यूज करेंगे जब पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो ये ग्रेटर देन और लेस देन का हमें एज ए एप्लीकेशन की तरह याद करना है। और जब कभी भी ये क्वेश्चंस में या जब इसकी हम चर्चाएं करेंगे, जितनी बार बार हम एक ही एग्जांपल यही लेंगे, इसी टाइप का एग्जांपल हम बार बार उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सा जब हमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर करने आसान हो जाएगा तो एक्स वाई में भी आसानी से हम कर पाएंगे। क्योंकि सिंपल यदि एक्स वाई के केवल हम कंपेयर कर दिए होते तो मे भी हो सकता है नहीं भी समझ में आता। लेकिन जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि 4 और 2 का, कि 4 बड़ा है 2 से, इसका रेसिप्रोकल ले लिए 1/4 और 1/2 कर दिया हमने, तो 1/4 का मीनिंग 0.25, ये हो गया 0.5। अब दोनों में बड़ा कौन रहा, 0.5। यानी किसी भी नंबर को जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन का,
साइन जो है वो चेंज होना तय है। ठीक है, अभी लग रहा है साउंड थोड़ा सा ग्लिच हुआ था, पता नहीं क्यों। ये ठीक है, अभी ऑडियो क्या कट नहीं रहा है? क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी थोड़ी देर के लिए ऑडियो कट गया था, आ ही नहीं रहा था। मे भी हो सकता है कोई रीजन रहा होगा। ये ठीक है, कोई ना कोई मैसेज हमें कर देगा तो हमें पता कंफर्म चल जाएगा कि नहीं ऑडियो में अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक बातें क्लियर आ रही है समझ में कि ग्रेटर देन लेस देन का हमें यूज कैसे करना है, किस तरीके से उसको एक चीजों को रिलेट करना है, ये दोनों चीजें जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन लेस देन का इसीलिए हमने अभी बातें की है। ये कंप्यूटर भाषा के लिए होता है कि नॉट इक्वल टू लिखना है, तो नॉट इक्वल टू कंप्यूटर तो जल्दी समझ नहीं पाएगा, तो ग्रेटर देन लेस देन का दोनों सिंबल हम लोग एक साथ यूज कर लेते हैं। इसका मीनिंग होता है कि ना उससे बड़ा और उससे छोटा, वो एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर देन और लेस देन का ये मीनिंग हमें समझ लेना है कि दोनों साइन क्यों यूज करेंगे हम लोग, जहां नॉट इक्वल टू होगा। लेकिन हम तो मैथमेटिकल भाषा में नॉट इक्वल टू समझ रहे हैं कि नॉट इक्वल टू होता क्या है, जैसे x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ये तो मेरे समझने के लिए हो गया, लेकिन कंप्यूटर ये नॉट इक्वल टू उसको नहीं समझ में आता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि x ग्रेटर देन और लेस देन हमने लिख दिया 2। x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। तो ये लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर हो गया, और ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अपना यूज करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस वही चीजें वहां पर मेंशन किया होता है। अब तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, जो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, और वो है इनफाइनाइट और प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, इन दोनों वर्ड से भी हम लोग बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। इनफाइनाइट जो सिंबल है वो 8 की तरह लिखेगा और कंप्लीट दोनों तरफ माउस जो होना चाहिए क्लोज होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। हम क्या करते हैं कि जनरली इनफाइनाइट ऐसा लिख देते हैं, लेकिन वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल का साइन है। क्लास 8 क्लास में यदि मे भी थोड़ा बहुत भी याद होगा, या क्लास 9th में भी जो हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़े थे, जिसमें हम लोग मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, क्या है वो, ग्रेविटेशन की फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ये सब चीजें, या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में जो चीजें पढ़े थे, या मोमेंटम का जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, उन सब में डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बातें हुई थी। ठीक है, कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट दोनों में कहीं ना कहीं वो था। ठीक है, तो अब वो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का काम क्या है, किस तरीके से उसे हमें जानना और समझना है, उसकी बातें अभी हम बस वही कर रहे थे कि इनफाइनाइट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है, समझ में आ रहा है ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में यदि हम कंपेयर करें और दोनों में बहुत ज्यादा लार्ज मार्जिन हो, ठीक है, उसको हम इनफाइनाइट का सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर 1 रुपीज है और कोई 1 करोड़ रुपीज लेके घूम रहा है, तो मेरे लिए वो इनफाइनाइट रुपीज है। ठीक है, लेकिन अगर कोई 10 करोड़ लेकर घूम रहा है और कोई 15 करोड़ लेके घूम रहा है, तो उन दोनों को हम लोग नहीं बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट के डिफरेंस पर है, क्योंकि दोनों की मार्जिन क्या है, बहुत कम है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग हम लोग क्या पढ़े हैं कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से, एक पढ़े थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हो गया। एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, तो ये डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों का ये मीनिंग हमें समझना है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे हमने लिख दिया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ये एक हमें सिंपल सा इक्वेशन मिल गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, या सिंपल इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, ये, या इसको और यदि हम लोग जनरलाइज करके लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि फूड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर।
यानी घर में कितना खाना बनेगा ये किस बात पर डिसाइडेड होगा? वो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर पर। यानी फैमिली मेंबर की संख्या जितना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्वांटिटी जो होगा फूड का उतना ही वो ज्यादा होगा। सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मीनिंग हुआ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सबसे ज्यादा जो यूज होगा, एक फिजिक्स में हम लोग को चैप्टर पढ़ना है जिसमें है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। और जो जिसकी अभी हम लोग बातें कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर जितना ज्यादा होंगे, फूड की क्वांटिटी उस हाउस में उतना ही ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे एक्स की संख्या जितना तेजी से बढ़ेगा, वाई भी उतना ही तेजी से बढ़ेगा। सिंपल भाषा में यह है कि हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, मेरी परसेंटेज भी उतना ही तेजी से बढ़ेगा। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। यानी दोनों जो है एक साथ बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा का भी बढ़ना तय है। जैसे सिंपल भाषा में एक और हम लोग याद करें कि एक हमने बोल दिया कि डिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेट्रोल इन व्हीकल, व्हीकल बोल दें, बाइक बोल दें, जो मर्जी बोले हम लोग इसको। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा कि गाड़ी में हम जितना ज्यादा पेट्रोल भर करके रखेंगे, गाड़ी उतना ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्टली का या डायरेक्ट का, कि दोनों साथ साथ में बढ़ेगा। लेकिन अब यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल की यदि हम लोग बात करें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ, जैसे ये जो हम लोग फूड और इसका एग्जांपल लेते हैं, सेम वैसा ही एक और हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा घर में जो आपका स्टॉक है, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर की संख्या जितना तेजी से बढ़ेगा, आपका स्टॉक क्या होगा? उतना ही तेजी से खाली होता चला जाएगा, यानी उल्टा चलेगा। यदि स्टॉक को बढ़ाना है, यानी एक जो आपके पास स्टॉक जो हो चुका है उसको नंबर ऑफ डे ज्यादा यदि आपको चलाना है, मान लेते हैं कि हमने कोई चीज ला करके घर में स्टोर कर दिया और हमने प्लानिंग बनाया कि इसको तो 20 दिन तक चला ही देंगे, 20 डेज तक, पता चला कि अचानक से 4 लोग और बढ़ गए, तो क्या होगा? वो 20 डेज का जो आपका स्टॉक था वो घट करके हो सकता है कि 8 दिन 10 दिन का वो बन जाए। तो क्या हो रहा है कि स्टॉक और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर की जो संख्या है वो इनवर्स का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरे के घटना तय है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। और जैसे इसको एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि डिस्टेंस का और टाइम का, ठीक है। ऐसे ही लिख, नहीं डिस्टेंस न लिख करके हम इसको स्पीड लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या रिलेशन हमें मिला कि यदि स्पीड हम तेज कर लेंगे अपना, ठीक है, अपने व्हीकल की स्पीड को यदि हम लोग तेज करेंगे तो किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का मेरा टाइमिंग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सिंपल सी बात है। और इसके वाइस वर्सा यदि हम लोग उल्टा चलें, उल्टा यदि ऑर्डर में चले कि बहुत ज्यादा हम स्लो चलने लगे, स्लो चलने लगे, स्पीड बिल्कुल हम डाउन कर दिए, तो टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से हमें किसी एक डेस्टिनेशन से हमें कहीं और पहुंचना है और बिल्कुल धीरे 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 गाड़ी चला रहे हैं, क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। या जो भी हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज कर रहे हैं अपने स्कूल जाने के लिए और ये सब चीजें, अब वो ड्राइवर बहुत ज्यादा स्लो गाड़ी चलाने लगा, तो क्या हो रहा है? टाइम को बढ़ा, स्पीड को क्या हो रहा है? घटा रहा है, तो टाइमिंग ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, ठीक है। ये इनवर्स का रिलेशन हुआ। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि इनवर्सली और डायरेक्टली का क्या यूज है, दोनों का किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे और क्या इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, ठीक है। जैसे इसमें भी हम लोग एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y ऐसे लिख सकते थे इसको हम लोग, ठीक है। तो इनवर्सली का क्या रिलेशन यूज है, डायरेक्टली का क्या यूज है, इन दोनों का मीनिंग हमें कहीं ना कहीं पक्का दिमाग में रखना होगा। डायरेक्टली का सिंपल मीनिंग याद रखना है कि दोनों साथ साथ में बढ़ेंगे, इनवर्सली का मीनिंग होगा कि वो रिवर्स ऑर्डर में बढ़ेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि यदि y को यदि हम दुगना करेंगे तो x भी ट्वाइस होगा। और यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या है, यदि y को हम दुगना करेंगे तो x क्या हो जाएगा? उसका
हाफ हो जाएगा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, किस में? इनवर्स वाले में। डायरेक्टली में क्या होगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग जब पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर पढ़ना होगा हम लोग को क्लास 10th में, जो फिजिक्स के सेक्शन में या मैथ वाले जब सेक्शन में आएंगे, तो इसमें हम लोग को लीनियर इक्वेशन की में एक चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां पर भी इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, और थोड़ी बहुत और छोटी छोटी इसका एप्लीकेशन आएगा, लेकिन ज्यादातर इसका हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे, बहुत सारे थ्योरम को प्रूव करने में, न्यूमेरिकल को प्रूव करने में। और फिजिक्स का ऐसा ध्यान रखना है कि फिजिक्स में क्लास 10th में 4 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सबसे जरूरी 4 चैप्टर पढ़ना है हमें। इसमें से 2 जो चैप्टर हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी और एक है लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, ये 2 चैप्टर जो है टोटली ये समझिए कि 90% जो है केवल उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और एक लास्टली एक चैप्टर हमें मिलेगा मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी न्यूमेरिकल, थोड़ी सी समझने की चीज है, ये पढ़ जाएगा। और लास्टली एक सबसे इजी चैप्टर रहता है कि ह्यूमन आई और ये सब चीजों के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत चीजें, तो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। उसकी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीजें, तो उसकी तो हम लोग टाइम टू टाइम चर्चा करेंगे। लेकिन जो 2 चैप्टर मिलेंगे, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ये समझिए कि बहुत बड़ा चैप्टर भी है समझने के लिए। इसमें ये समझिए कि बस वो मैथ्स ही है पूरा। ठीक है, जैसे कि क्लास 9th में हम लोग को 1-2 चैप्टर आया था, स्पीड स्पीड था या ग्रेविटेशन था, या इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों था, या मिक्स करके हम लोग को था। लेकिन उसमें जब जाएंगे तो केवल और केवल न्यूमेरिकल ही है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ साथ में। ठीक, तो ये डायरेक्टली और इनवर्सली का कुछ मीनिंग क्लियर हुआ? डायरेक्टली में दोनों साथ में बढ़ेंगे, इनवर्सली में उल्टा। अपने डे टू डे लाइफ में इसको एग्जांपल से समझ लीजिएगा। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए और लॉन्ग टर्म तक याद करने के लिए हमें जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम जो हो रहा है, या डेली लाइफ में जो हम देख रहे हैं, उन सब चीजों से यदि हम रिलेट करके उसको देखेंगे तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली और इनवर्सली का एक लाइन में हम डेफिनेशन बता करके इसको छोड़ सकते थे। बार बार हम अलग अलग एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर कहीं दिमाग में सेट हो गया और फिट हो गया, रियल लाइफ एग्जाम्पल से जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि लॉन्ग टर्म तक वो दिमाग में रहेगा। और लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रहेगा, जो चीजें लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में स्टेबल है, समझिए कि वही एग्जाम में हमें काम आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसकी हम लोग यदि बातें करें, जैसे हमने डिस्टेंस और पेट्रोल की बातें किया था कि जितना ज्यादा व्हीकल में पेट्रोल होगा उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया दोनों में, यानी दोनों वैल्यू साथ में इंक्रीज होना चाहिए, साथ में डिक्रीज होना चाहिए, दोनों, उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। इनवर्स में क्या हुआ कि जैसे स्पीड को हमने बढ़ा दिया, एक मान लीजिए कि हम बाइक चला रहे हैं और उस पे स्पीड को, या कोई व्हीकल पे हम बैठे हुए हैं, जो ड्राइवर है गाड़ी का, वो गाड़ी को तेज थोड़ा चला रहे हैं, स्पीड उसने बढ़ा दिया, तो किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसका टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, स्कूल से मान लेते हैं कि हमने घर से बस पकड़ा स्कूल जाने के लिए, उस दिन ड्राइवर बहुत ज्यादा स्लो गाड़ी चला रहा है, तो क्या होगा? टाइम उसका बढ़ जाएगा। या सिंपल कभी कभी हम डेली डे टू डे लाइफ में फीडबैक भी ऐसा मिलता है कि कभी बस वाले अगर ऑन टाइम आ गए, तो क्या होगा कि इतना धीरे 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 चलेंगे कि एकदम बिल्कुल जो एग्जैक्टली जो स्कूल की टाइमिंग है वो उसी समय पहुंचाएंगे ला करके। और किसी दिन मान लेते हैं कि 10 मिनट लेट हो गए हैं, इतना ना वो तेज चलाएंगे कि बिल्कुल ऑन टाइम उस दिन भी पहुंचा देंगे। तो काम तो वही कर रहे हैं कि जिस दिन टाइम थोड़ा सा घट गया तो उन्होंने स्पीड को बढ़ा दिया, थोड़ा टाइम देख रहे हैं कि टाइम हम शॉर्टेज हो रहे हैं तो स्पीड को बढ़ा दिया ताकि उसको मेंटेन कर लें। जिस दिन टाइम ज्यादा हो गया तो उसको स्पीड को क्या कर दिया? थोड़ा स्लो डाउन कर दिया। तो ये डायरेक्टली और इनवर्सली का सिंपल सा रिलेशन हमें याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल ये ज्यादा जरूरी था इन दोनों को, डायरेक्टली इनवर्सली, और एक इनफाइनाइट का सिंबल। इनफाइनाइट के बारे में अभी हम आगे चर्चाएं करेंगे इसके बारे में। और ये 1-2 सिंबल है, इसकी भी जानकारियां हमें जरूर होनी चाहिए, जो अक्सर हम लोग जब न्यूमेरिकली या कहीं पर भी यूज करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसका यूज आएगा। इसी ये जो 2 सिंबल है, ये है परपेंडिकुलर का और ये है पैरेलल का। ठीक है, ये जो 2 सिंबल है, एक चैप्टर हम लोग को मिलेगा क्लास 10th में, और उसका नाम होगा ट्रायंगल।
ठीक है, वो कंप्लीट चैप्टर की जो पढ़ाई लिखाई है इन्हीं 2 सिंबल पर हमें निकल जाएगी। केवल इन्हीं की बात ही करना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, कि 2 सिंबल क्या है, उसका कैसे यूटिलाइज करना है। परपेंडिकुलर कहने का मीनिंग समझ में आ रहा है कि एक लाइन और दूसरा लाइन दोनों के बीच का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, LNM। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल कहने का मीनिंग दो लाइन जो है इन दोनों के बीच का, दोनों कभी इंटरसेक्ट ना करे। ऐसे सिंपल भाषा में अभी तक हम लोग यही इसका डिफिनेशन याद कर रहे हैं कि दो लाइन जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, इनफाइनाइट पर भी इंटरसेक्ट ना करे, उसको हम लोग बोल देते हैं कि पैरेलल लाइन है। बट इसका जो एक्चुअल और मेन जो डिफिनेशन है वो ये है कि दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहने का मीनिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम बहुत सारे यहाँ ड्रॉ यदि कर दें, ये डिस्टेंस जो होना चाहिए ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इन चीजों को जरूर कहीं ना कहीं आपको याद में या ध्यान में रखना होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आखिर होता क्या है। एक हो गया परपेंडिकुलर और एक हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन सिंपल से ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आर इक्वल, बिटवीन टू लाइन आर ऑलवेज इक्वल, known as parallel line। ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है पैरेलल लाइन का, जिसको हमें कहीं ना कहीं जरूर हमेशा इसी टाइम पर नहीं, वो टाइमिंग हम थोड़ा सा इसको और पहले कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना कि इवनिंग होते होते लगभग 6:20-25 हो जा रहा है। ठीक है, तो वही हम मे भी हो सकता है कि जो 7:30 का टाइम है उसको 7:15 तक हम लोग अभी खींच करके लाएंगे उसको पीछे। अभी शुरुआत है थोड़ा, इसलिए थोड़े दिन कुछ दिन तक ये चलेंगी चीजें। ठीक है ये रतन, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें एक हमने लगभग ये अलग अलग टाइप के बहुत सारे कीवर्ड के बारे में हमने जान लिया कि किस टाइप के सिंबॉलिक वैल्यूज है, उसका क्या रियल लाइफ में यूज है, हम लोग किस तरीके से उसका यूटिलाइज करेंगे और किस सिंबल का मीनिंग क्या है। क्योंकि मैथमेटिकल भाषा जो है मैक्सिमम सिंबॉलिक पर ही चलता है। यदि हम सिंबॉलिकली स्ट्रांग होंगे, अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मीनिंग समझ सकते हैं, तो अपने लिए बहुत सारी वो फायदे की चीजें लेकर के आती हैं। तो इसको एक तो ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, इस पर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल छोटी छोटी चीजें हमने रख रखा है, उसके एक बार हम लोग बात करते हैं। अगला है प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसलिए यूनिट हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब चीजें। अब इसका यूज कहाँ है? जैसे एक हमने नंबर लिख दिया 21, ठीक है, एक और हमने नंबर लिख दिया कि ये हो गया लेट्स 32, एक और हमने नंबर लिख दिया, लेट्स लिख देते हैं कि ये 57। ये 2 डिजिट का तीनों नंबर है, 2 डिजिट। ठीक है, अब ये न्यूमेरिक वैल्यू लिखना तो बहुत आसान है, यूनिट और 10 प्लेस का वैल्यू था, दोनों को हमने लिख दिया सिंपली और ये मिल गया हमें वैल्यूज। लेकिन अब समस्याएं कहाँ होगी कि जब हम लोग अपनी क्लास में जब 10th क्लास की शुरुआत करेंगे और उसमें मैक्सिमम जो चीजें हमें जानकारी रखनी है या जो पढ़ाई लिखाई करनी है, उसमें मैक्सिमम अननोन के बारे में जानकारी हमें करना है या वेरिएबल के बारे में जानकारी करना है। क्योंकि जनरल चीजें कभी हमें लाइफ में यूजफुल नहीं है हमें जब तक कि वेरिएबल के बारे में ना आए। ठीक है, ये नहीं कि 21, अच्छा 2 और 1 लिख दिया 21 हो गया, ये तो सिंपल सी वैल्यू होगी, 21 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन पढ़ाई लिखाई जो है, यदि हमें डिटेल्स में अगर किसी भी पढ़ाई का जानकारी रखना है, उसका मीनिंग समझना है, तो हमें ये समझना है कि हम किसी चीज को, इसको कंप्यूटर की भाषा में कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसे 21 हो गया, अगली बार 32, तो फिर उसको समझाना पड़ेगा कि 32 होता क्या है, फिर उसको 57 भी समझाना पड़ेगा कि 57 होता क्या है। तो कंप्यूटर के बार बार हमें कीवर्ड समझाने पड़ेंगे कि 21 ऐसे लिखेंगे, 32 ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे। ये तभी 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट समझाएंगे, 4 डिजिट, तो इसको समझाते ही हम पागल हो जाएंगे, कितना उसको समझाएंगे और कितना उसके लिए कोडिंग और ये सब चीजें लिखेंगे। तो उसके लिए फिर क्या आता है, उसको वेरिएबल के टर्म्स में समझाना। ठीक है, इसे
11 से लेकर के 99 तक सारे, 10 से लेकर 99 तक सभी नंबर को समझाने के लिए उसे हमें एक वेरिएबल ऐसा उसको एक्सप्लेन कर दें तो सारे नंबर को समझ ले एक बार में। उसके लिए क्या हुआ कि 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, इस टाइप के नंबर के हमने इस फॉर्मेट में लिखने की हमने कोशिश की। जैसे 21 को हम लोग जनरली लिखते कैसे हैं, 20 + 1, या इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 10 + 1। क्यों हमने 10 लिया? क्योंकि यूनिट का मीनिंग 1 है, 10 का मीनिंग 10 डिजिट है, 100 का मीनिंग 100 का मल्टीपल है, वो 1000 का मल्टीपल 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, जो भी है अपना, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें केवल वेरिएबल दो ही है, एक है ये 2 और ये एक 1 है। बस ये 2 और 1 जो ये दोनों डिजिट जो है, इसको बस हमें चेंज करते जाना है, वो नया-नया डिजिट बन, जैसे 32 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 10 और ये प्लस बन जाएगा 2। इसमें बस 3 और 2 केवल चेंज हुआ, 3 और 1 की जगह। 57 की जगह क्या लिख सकेंगे, 5 × 10 और ये +7। इसको एज ए जनरल यदि लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो 10 है, इसके साथ एक नंबर जो है वो 10th प्लेस वैल्यू हमें मल्टीप्लाई करना है। इसलिए 2 जो है ये 10th प्लेस वैल्यू है, यानी कि 10 × 10 प्लेस वैल्यू प्लस अगला क्या है, यूनिट प्लेस वैल्यू। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10y + x, जैसे ये 32 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि y और x। तब 32 को y × x के फॉर्मेट में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सिंपली yx और xy जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है ये दोनों प्रोडक्ट में है अभी। लेकिन इसको 2 डिजिट नंबर के फॉर्मेट में लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं, 10y + x, यानी जो 10th प्लेस वैल्यू है, जो y वाला ये नंबर है, उसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और जो यूनिट प्लेस वाला वैल्यू है, उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट प्लेस वाले में x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 डिजिट नंबर हमें मिल गया। और हमें क्लास 10 तक की जो सिलेबस है, उसमें केवल यूनिट प्लेस वैल्यू को तो पढ़ना ही नहीं है। यूनिट प्लेस वैल्यू को क्लास 9 में ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था भी, या नहीं तो फिर 7th 8th में है वो। 10th प्लेस वैल्यू अभी वेरिएबल के टर्म्स में हमें पढ़ना है क्लास 10th में। ठीक है। और इस पर कंप्लीटली दो चैप्टर हैं, यूनिट प्लेस वैल्यू, 10 प्लेस वैल्यू, या जिसको बोल सकते हैं हमें 2 डिजिट का नंबर। ठीक है। एक तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया, और दूसरा चीज इसके साथ साथ एक चीज और हमें जानना होता है कि 2 डिजिट नंबर को जब हमने वेरिएबल के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है, कि 10y + x जो है ये उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 32 हो गया, 57 हो गया, 21 हो गया, जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं, उसको वेरिएबल के टर्म्स में 10y + x, जिसमें y जो है ये 10th प्लेस वैल्यू है और x जो है यूनिट प्लेस वैल्यू है, इन दोनों को हमने x और y एज्यूम करके और इसको 2 डिजिट नंबर हमने लिख दिया। लेकिन अब ये 32 जो लिखा हुआ है, इसका यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 23 बन जाएगा। 57 का रेसिप्रोकल करेंगे 75 बन जाएगा। 21 का रेसिप्रोकल करेंगे ये 12 बन जाएगा, या रिवर्स करेंगे तो रिवर्स डिजिट जब हम इसका बनाएंगे, तो रिवर्स डिजिट का मीनिंग क्या हो गया कि x और y जो होगा उल्टा हो जाएगा, यानी 10x + y हो गया, तो ये रिवर्स डिजिट बन गया। ठीक है। यानी कोई भी 2 डिजिट लेकर के उसका एक न्यूमेरिक हम वैल्यू बनाएं वेरिएबल के टर्म्स में, या उसका रेसिप्रोकल ऑर्डर भी हम, क्योंकि x और y हमने मान करके इसको बना तो दिया। ठीक है। अब उसका जो भी आंसर्स आएगा वो 20, 32 और 23 वो दोनों के टर्म्स में हमें बताएगा, क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर है, उसका रिवर्स डिजिट भी हमें मिलेगा। ठीक है। अब ये लैंग्वेज में हम ना लिख पाएंगे कि 2 डिजिट नंबर को हमने ऐसा माना और रिवर्स डिजिट को ये माना। अब कंप्यूटर तो ये नहीं समझ पाएगा कि उसको ओरिजिनल कौन सा माना था और उसका रिवर्स वाला किसको मान रहा है, तो हमें दोनों आंसर देगा, 32 और 23 भी। अब वो हमें समझना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा आंसर हमें सही मिल रहा है। सिंपल भाषा में इतना जरूर दिमाग में कहीं ना कहीं सेट करके रखना है कि ओवरऑल अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई हो, मेनली हमें कंप्यूटर ही अपने आप को बनाना है, या एज ए हमें कंप्यूटर की तरह सोचना है। कंप्यूटर की लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, ये नहीं होता है। बहुत सारे आजकल एक कॉमन ट्रेंड हुआ है कि अच्छा ये जो पढ़ रहे हैं इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। ठीक है। बस हम पढ़ करके और वहीं तक स्टेबल रह गए, आगे हम नहीं पढ़े तो हमें समझ में आता है कि इसका कोई यूज नहीं है।
अगर उसको हम थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचना शुरू करेंगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, ये इसको जरूर कहीं ना कहीं हमें दिमाग में रखना है। तो ये सब चीजें फिर अब आज हम लोग ज्यादा ना इसकी बातें करते हुए इस पर हम लोग यहीं पे थोड़ी सी इसको इंडअप करेंगे। और ये टू डिजिट का एक नंबर की हमने बात कर लिया कि वेरिएबल के टर्म्स में हमें कैसे लिखना है। एक चीज हमने बात कर लिया कि इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या है। इक्वल टू का मीनिंग बस एग्जैक्टली वही वैल्यू लेना है, नॉट इक्वल टू यानी उसको छोड़ के बाकी सब नंबर हम ले सकते हैं। प्लस और माइनस का मीनिंग समझ लीजिए। रूट का मीनिंग क्या है, रूट के बाहर डिजिट है तब क्या होगा, रूट के अंदर में है तो क्या उसका मीनिंग है। समेशन का यूज क्या है, इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग पढ़ेंगे। एक चैप्टर हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना होगा, वो है स्टैटिस्टिक। ठीक है, जिसमें मेन मीडियन मोड के बारे में हमें पढ़ना है, वहां पर सबसे ज्यादा इसका यूज करेंगे हम लोग। अगला है लेस देन और ग्रेटर देन का। उसमें सेकेंड वाला जो यहाँ पर हमने पॉइंट जो यूज किया था कि दो नंबर का कौन बड़ा है उसका माइनस करना, फिर उसके रेसिप्रोकल करने के बाद वो किस तरीके से बड़ा और छोटा का वैल्यू जो चेंज हो जा रहा है, इस सभी चीजों का हम पीडीएफ भी भेजेंगे। इसका हम वीडियो भी रिकॉर्डेड कर रहे हैं, अगर कुछ इसमें समस्याएं होंगी तो उसको रिकॉल कर लेना है, उसको समझना है। ठीक है, अगला था डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एक सबसे जरूरी हमने मीनिंग इसका समझा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इसके बाद परपेंडिकुलर और पैरेलल का मीनिंग क्या है। अप्रोक्सीमेट तो समझ में आ रहा होगा कि इसे 23.7 लिखा है और इसको हम लोग इक्वल टू लगभग 24 जो कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। या कोई चीज हमें डिवाइड कर रहे हैं और एग्जैक्टली हमें डिवाइड करने में टाइम लग रहा है तो उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग लिख देते हैं, बस उतना ही है ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बाकी ये सिंबॉलिक अलग अलग का सिंबल हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, हम लोग यहीं पे इसको एंड अप करेंगे। फिर कल जब ज्वाइन